आज घर पे था सभी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर। तो उन्होंने कहा था कि नो जंक फूड, कि हम सब है डाइटिंग पे। तो ठीक है, बट हम चीट डे तो मना रहे हैं, पार्टी तो कर रहे हैं, बट बात यह है कि सब कुछ होममेड होगा। हम बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे। तो जब हम फ्रेंड्स घर पे गेट टुगेदर करते हैं ना, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि हम जो सारा सामान है ना वो घर पे ही बनाते हैं। और अगर बाहर पार्टी करें तो आपको पता ही है, एज़ यूजुअली बाहर का ही होता है। तो फिर घर पे ही जो बनाना था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊँगी इडली, डोसा, मोमोज़ और कुछ स्नैक्स। तो मैंने कहा कि चलो अब फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, आज मैं स्कूल में हमारा हाफ़ वर्किंग डे था, तो जैसे ही मैं जॉब से घर आई, तो मैंने कहा मम्मा को कि आप कुछ वेजिटेबल्स को चॉप करके रखना जो नेसेसरी हैं, जिसको और फिर आके हम मिलके सब कुछ बना लेंगे। तो मतलब बाहर से लाना मुझे जैसे ऐसे लगता है कि मोर कंफर्टेबल है, कि ठीक है कि इजीली हम ले आते हैं, बट जब हमें घर पे बनाना, वो भी इतनी सारी चीज़ें इतने सारे जनों के लिए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट जब हम कुछ बनाते हैं और सारे उसकी तारीफ़ करते हैं खा के, तो सच में वो मज़ा ही कुछ और है। वो खाने से भी ज़्यादा मज़ा होता है जब सारे कहते हैं कि वाह क्या बात है। तो वो जो तारीफ़ होती है ना, उससे बहुत मज़ा आता है। फिर वो जो सारी थकावट होती है ना खाना बनाने की, वो लिटरली गायब हो जाती है और मज़ा ही आ जाता है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा रखा हुआ है कि हम एक टाइम होममेड पार्टी किया करेंगे, मतलब होममेड खाने की बना के। तो यहाँ पर फिर स्टार्ट कर दिया। तो कुछ मुझे ज़्यादा कुकिंग तो आती नहीं है, तो बहुत डिलीशियस खाना बनाने के लिए मैं अपने कज़न की हेल्प लेती हूँ। तो उसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसे भी पता है जब पार्टी होती है तो मैं उसे जब बुला लेती हूँ तो वो भी मना नहीं करता, वो भी आ जाता है। तो उसने, मैंने, मम्मा ने, नानी ने, हम 4 जनों ने मिलके काफ़ी कुछ बनाना था ना, काफ़ी लोग हो जाते हैं, क्योंकि घर घर पे भी देना होता है, फिर घर पे वालों को भी खिलाना, फिर और भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, तो हमने सबने मिलकर जो स्नैक्स बनाए। तो इडली की आप देख ही रहे हो कि जैसे अब यहाँ पर हमने सांभर बनाना जो था रख दिया है ना? तो इसीलिए मैंने इडली और डोसा दोनों लिया कि चलो सांभर के साथ इडली भी चल जाएगा, जैसे इडली अच्छी लगती है वो इडली खाएगा, जैसे डोसा अच्छा लगता है वो डोसा खाएगा। तो दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, तो वो दोनों में से ही कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रिपेयर हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो धीरे-धीरे देखो सब कुछ आपको रेसिपीज़ दिख रही हैं। अगर बाकी जो रेसिपीज़ की लिस्ट है वो मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको लाइव जो वीडियोज़ है वो दिख ही रही है। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस दूँगी, वैसे तो मैं रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ, तो इन रेसिपीज़ को मैं अलग-अलग करके प्रॉपर वे में आपको रेसिपीज़ इसकी दे दूँगी, जो अपनी आवाज़ में बोल के। बट अभी जो मैंने एक कंटिन्यू जो एक लॉन्ग व्लॉग बना दिया है, उस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हाँ, क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी होती है, या मैंने क्यों ये चीज़ें इतनी सारी बनाई। आप भी कहोगे कि क्या ही किसी की बारात है क्या, इतना सारा खाना बना रही है। तो मुझे मेन यही था। तो फिर मुझे था कि मैं ऐसे सारे जो मैंने स्नैक्स वग़ैरह बनाए, जो भी बनाया, उस पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और वो सारा कुछ बताऊँगी मैंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या बनाया, ये सब कुछ बताऊँ। और बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। बाकी जो अगर आपको फिर भी मेरी वॉइस में चाहिए होंगी, तो मैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ डाल दूँगी, ताकि आप इजीली खुद भी बना सकें। और ये जो है हमारा बेस्ट रहा, और सच में ही मैं आपको बताऊँ तो सच में ही लाजवाब बनी थी ये चीज़ें। मतलब लिटरली भूख ना होने पे भी, मतलब ऐसे होता है ना कि हम जब बाहर का जंक खाते हैं तो वो ठीक है, क्रेविंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इतना ज़्यादा हम नहीं खा सकते, क्योंकि बेसिक सा ही रोज़ का जैसे हो जाता है या कुछ भी। बट जब कोई इतने मन से, इतने मतलब टाइम लगा के, और स्पेशली साफ़ सुथरा पूरे हाइजीन को ध्यान रखते हुए जब कोई खाना बनाता है, तो दूसरे लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसको उसकी कदर करते हैं, कि बेस्ट हो जाता है। तो वो भूख ना होने पे भी, या फिर कम क्रेविंग होने पे भी, मतलब लाइक कम खाने वाले भी वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये बहुत ही हाइजीन तरीके से बनाया हुआ है। और स्वाद तो देखो अपने आप ही आ जाता है अगर मन से बनाओ, और मेहनत से तो वैसे भी। तो घर पे बनाई हुई चीज़ों का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सारे तारीफ़ करते हैं और खाते हैं। तो इसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक-एक चीज़ ही बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जा रही है।
बट दिक्कत पता है क्या होती है, कई बार जैसे हम कुछ बना रहे होते हैं तो किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी, जब हम बहुत सारी चीज़, जब एक पर्टिकुलर मुझे चीज़ बनानी होती है, जैसे मैं सिंगल रेसिपी डालती हूँ, तो उसपे मुझे पता होता है कि ये इंग्रेडिएंट चाहिए, तो ठीक है कि ये सारा ला के रख लो और फिर वीडियो बनाओ। बट जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी बनानी होती है ना कोई चीज़ हम जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, जितनी मर्ज़ी चीज़ें ला के रख लें, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो फिर जो मार्केट जाने वाला काम हो जाता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा औखा हो जाता है। तो इसीलिए हम जब सब इकट्ठे मिलकर करते हैं तो हमारे लिए वो ही ठीक हो जाता है। बट सच बताऊँ, कज़न तो मेरा जाता ही नहीं मार्केट, वो कहता है मैं तो यहाँ पर बना रहा हूँ खाना, खुद जाओ, जो भी सामान रह गया वो लेके आओ। तो ठीक है, मिल-जुल कर हो जाता है, बेटर भी है। बट मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसे कुछ मतलब दावत टाइप करना होता है और घर पे प्लीज़ मतलब लाइक अगर एक ही आप घर पे ना, एक लेडी पे मतलब जो है, एक आपकी या बहू बेटी व्हाटएवर जो भी, उस पे ही मत पूरा बर्डन डालें। आप सब हेल्प करें, चाहे वो मतलब म मैंने या फिर कोई मम्मा, दादी, सास, ननद, बट बहन कुछ भी, या पति, भाई, कज़न्स कुछ भी हो, मतलब 2-3 जने उसकी और हेल्प किया करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है, अकेले से ये नहीं हो पाता। तो अगर आपको अच्छा खाना है, अच्छा खिलाना है, तो आपको सबको मिलकर सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पर हम इडली डोसा के लिए बैटर रेडी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो जैसे। तो जो बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो बहुत अच्छा तरीके से बना होना चाहिए, नहीं तो वो जो हमारी इडली है वो कई बार ज़्यादा हैवी बन जाती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर सांभर भी डालो तो वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये हम इडली सांभर, डोसा सांभर इसलिए खाते हैं ताकि हमें ज़्यादा हैवी मत करे और ठीक सा रहे हमारे से। तो इसीलिए हमें इसका जो बैटर है वो अच्छे से देखना पड़ता है कि लाइट वेट ही रहे, ज़्यादा भारी और हैवी इडली ना बने। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईज़ी और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और जब आपके पास रेसिपीज़ होती हैं, सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, तो बहुत ही ईज़ी से सब कुछ हो जाता है। तो आप भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो जो ये बनाई है ना, आपको ये सजेस्ट करने के लिए बनाई है कि अगर आपने घर पे दावत करनी है या आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इजीली ये सब स्नैक्स बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लज़ीज़ ये चीज़ें इजीली बन जाती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये वीडियो देख के आपको ऐसा है कि सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ, क्या लोग खाएँगे, सही रहेगा, नहीं रहेगा, हैवी होगा या कुछ होगा। मतलब हमारा सारा कुछ ऐसे था मिलके कि सबको टेस्टी भी लगा, सबको हेल्दी भी लगा और सब खुश भी हुए। और किसी को मतलब ऐसी भी फीलिंग नहीं है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा फास्ट फूड लाइक मतलब बाहर का बहुत हैवी खा लिया, जिससे मुझे मेरी जो डाइट है या मेरा जो चीट डे है वो बहुत ओवर चीट डे हो गया। मतलब नॉर्मल था सब कुछ। यहाँ पर हमारी इडलीस तैयार हो रही है, मतलब मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो मुझे लिटरली दोबारा से भूख लग रही है कि जो वो सामान बना था वो मेरे सामने दोबारा आ जाए और मैं उसे दोबारा खा लूँ और मेरी मन जो ताज़ा है। सीरियसली हम ये वीडियोस फोटोज़ बना लेते हैं यहाँ पे, तो चलो मैं आप लोगों को बताने के लिए बना रही हूँ, बट ये वो यादें होती हैं जो वक्त हम खरीद नहीं सकते, जो वक्त में बीत गई चीज़ें हैं वो हम किसी को बयान नहीं कर सकते, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो वो चीज़ें हम इनके थ्रू दिखा सकते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है? तो ये एक वीडियो बनाना मेरे लिए इसीलिए भी है कि मैं अपना जो मैंने किया या जो हम मिलके करते हैं या जो पार्टीज़ करते हैं या कुछ भी है, वो सब एक ऐज़ अ रिकॉर्ड हो जाए और ये उन जनों को भी हेल्प हो कि जो घर का फूड खाना प्रेफर करते हैं, वो मेरी वीडियोस देख के घर पे ही बहुत लजीज खाना बना सकें और अपने घर वालों को हेल्दी रख सकें, हाइजीन भोजन करवा सकें। मतलब अच्छा है, अच्छा सा रहता है कि घर पे खाया हो ना। और कहते हैं ना बरकत भरपूर होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो बरकत वाला खाना होता है ना, कि जिससे सारे घर वाले भी खुश हो जाएं और नाम तो बहुत ही हो जाता है कि हाँ यार इसको कितना यम्मी खाना बनाने आता है। और जो वो तारीफ़ होती है ना, सीरियसली ये मेरा रब भी जानता है, ये मेरा भगवान पता है कि मैं कितनी खुश होती हूँ जब ये मेरी तारीफ़ें होती हैं। तो बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा है। तो आप भी ये घर पे ज़रूर ट्राई करें, इसका आनंद बाड़े, मज़े लें
यहाँ पर हम फ्लेवर टेस्ट करते हुए कि हाँ, कि देखिए कैसा बना है, कैसा नहीं बना। और लिटरली पता है आपको, पता है मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया कि ना मैं ना इडली डोसा बना रही हूँ और सांभर भी बना रही हूँ, ठीक है। तो ना कहती यार एक चीज़ बोलो, मैंने कहा बोल। तो मैंने उसको और सामान भी बताया। कहती वैसे तो तू बहुत कुछ बना रही है, एक चीज़ बोलो। मैंने कहा क्या? कहती नारियल की चटनी भी बना ली। मैंने कहा यार ऐसे मत कर, अब भी नारियल की चटनी अब ज़रूरी थोड़ा है। कहती नहीं यार, डोसा सांभर में हो और नारियल की चटनी ना हो तो क्या ही मज़ा हो। मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी तो सारी चीज़ें अंदर की बना रहे हैं, चल नारियल की चटनी मैं ख़रीद लाऊंगी मैं। कहती नहीं यार वो भी बना ले। तो जो तेरे चाहने मतलब लाइक तेरी रेसिपीज़ को जो लोग देखते हैं, जो चाहने वाले होते हैं कि रेसिपीज़ को, कि लाइक कि जिनको जो नारियल चटनी का चाहवान है, कहने का मतलब ये है कि वो तो कहेंगे ना कि यार अगर उनको चटनी घर बनानी हो तो वो कैसे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर चटनी भी घर ही बना लेते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा, जब और चीज़ों को भी लग रहा है तो ये भी सही। अगर आपने कहा है तो फिर हम किसी को मना नहीं कर सकते ना, कि अगर वो कहे कि हाँ आप घर पे सब कुछ बना रहे हो और एक चीज़ भी बाहर की हो जाए तो फिर वो बाहर का ही कंसिडर हो जाता है। तो कहती है अगर थीम हमारी होममेड सामान की है तो फिर आपको होममेड ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ा और सूखा नारियल लाना पड़ा। तो फिर से वही मार्केट वाला काम जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कि ठीक है एक एक सामान लेने जाओ, क्योंकि नियर बाय भी इतना कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक ही दिन होता है एक ही बार करने के लिए, तो ठीक है। तो फिर मैं गई और वहाँ से लेकर आई। फिर आपने देखा कि चटनी भी बना ली। और सीरियसली चटनी बहुत 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 टेस्टी बनी थी, मज़ा ही आ गया खा के। तो फिर मुझे बाद में फ़ील हुआ कि हाँ यार ठीक है, कि मैंने ये चीज़ घर पे बना ली और लिटरली ऐसे लग रहा था। और ये सामान बना के ना, ये सब इतना सारा सामान मतलब एकदम बना के मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, रेडी खोल लेनी चाहिए मुझे। और सारे भी कहने लगे, लिटरली ऐसे लग रहा है लाइक जैसे मद्रासी वाले बनाते हैं ना, सेम वैसे लग रहा है। और आप देख ही रहे होगे वीडियो में क्या लुक आ रही है। और सीरियसली ओरिजिनली में भी लुक ऐसी थी। तो डोसा आप एक बार देखो, सीख बताओ क्या कमी है इसमें। ऐसे क्रंच, वाओ लवा लाजवाब। अभी वीडियो बनाते बनाते अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में लिटरली पानी है, लिटरली माउथ वाटरिंग, मज़ा ही आ गया। तो मेरे को लगता है कि ऐसे बीच बीच में करते रहना चाहिए गेट टुगेदर, जिससे हम अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं, इंजॉय करवाते भी हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही खुला बनाया था, कि मेरे को ये नहीं था कि जैसे कई बार कईयों की थिंकिंग होती है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, कि थोड़ा बनाओ तो ज़्यादा स्वाद बनता है। हाँ ऐसा है, मैं मैं नहीं कहती ऐसा नहीं है, बट अगर दिल से भी बनाओ ना, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए और अच्छे से हम उस सामान इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डालें तो ज़्यादा चीज़ें भी स्वाद बनती हैं। तो फिर बात ये थी कि मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में सामान बनाया था, तो काफ़ी खाने के बावजूद भी हमारा सामान बच चुका था। तो फिर मैंने क्या किया, हमने साथ ही साथ इतना स्वाद खाना बना था तो हमने उसको पैक भी करके दे दिया। फिर पैक करने के बावजूद भी जो थोड़ा सा बच रहा था, फिर वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप ये मानोगे नहीं कि जैसे ही हमने सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ठीक है उस टाइम उन्होंने ले लिया, बाहर जैसे होते हैं तो जिनको नीड होती है तो उनको खाना दे आए। तो जैसे उनको खाना दे के आए और नेक्स्ट डे वो जब हमें एक बार दोबारा मिले, उसमें से एक लड़की हमें दोबारा मिली, तो उन्होंने चलो पहचान लिया होगा या कैसे भी, तो उन्होंने भी मेरे खाने की तारीफ़ की। मैं एकदम सीरियसली शॉक्ड हो गई कि ठीक है अभी हम खाना दे आते हैं और फिर वो भी खा लेते हैं, तो ठीक है उस टाइम वो उस टाइम उन्होंने लिया ही होता तो खाया तो होता नहीं, उस टाइम तो वो क्या ही तारीफ़ करेंगे। तो उन्होंने खाने भी ठीक है, फिर उन्होंने खा लिया, हमने दे दिया, उन्होंने ले लिया, बात ख़त्म। पर खाने के बाद जब कहते हैं ना कि अगर खाना इतना स्वाद हो तो हमारा जिसने बनाया था उसकी तारीफ़ करने का मन करता है। तो ऐसे ही लिटरली वो जा रही थी, उसने पहचान लिया, मैंने तो इतना नहीं पहचाना। मैं आपको सच में बताऊँ, उसने जब मुझे पहचाना तो उसने बोला कि दीदी ये खाना आपने बनाया था कि ख़रीदा था? मैंने कहा मैंने बनाया था। तो अ, मैंने उसको कहा कि बनाया ही था। तो कहती सीरियसली बहुत स्वाद था, कि मैं उस टाइम खा रही थी तो कहती मैं
वेट कर रही थी कि मुझे वो दीदी मिले जो मुझे खाना दे के गए थे कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ। बट मुझे आपका ना घर पता था, ना कुछ पता था या कुछ भी। तो आज आप मुझे मिले हो एकदम, मैं वहीं से ही जा रही थी। तो मैंने बोला कि मैं आपकी तारीफ़ कर दूँ। तो मैंने भी उसको भी लगे हाथ बोल लिया। मैंने कहा पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास मोबाइल है? वो कहते हैं हाँ जी है बड़ा। मैंने कहा चलो एंड्रॉयड मतलब कोई भी फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है, छोटा फ़ोन है। उसने दिखाया कि ये देखो दीदी बड़ा फ़ोन है, हम काम पे जाते हैं तो हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना चैनल उसको बोला, मैंने कहा ये देखो ये है यूट्यूब पे मेरा चैनल अवि योगेश, इसको सब्सक्राइब करो। हम आपको जैसे अगर आपको कभी भी कोई खाना सीखना हो या मेरे खाने की तारीफ़ करनी हो, मैंने मजाक में कहा मैं खाने की तारीफ़ करनी हो ना, आप इसमें कमेंट, मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा आप इसमें लाइक कर सकते हो, शेयर करो, कमेंट में आप मेरी तारीफ़ कर सकते हो अगर आपको मेरा खाना लाजवाब लगे। कि नहीं दीदी, फिर मैंने कहती दीदी मुझे तो आता नहीं ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे चलाना करना। फिर मैंने उसको समझाया 5-10 मिनट लगा के कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको भी ऐसा खाना बनाना हो तो आप मेरी रेसिपीज़ को देख सकते हो और आप मेरे से सीख सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगी। तो उसने कहा वाह दीदी ठीक है, अब तो मैं यही पेज मैं अपने फ्रेंड से भी करवा दूँगी। मैंने कहा हाँ हाँ व्हाई नॉट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना अवि योगेश को, और अपने फ्रेंड से भी करवाना। कहती ओके दीदी, और वो सच में लिटरली खुश थी। मैं कहा चलो अच्छी बात है, हम इतने दिल से कुछ बनाए और कोई तारीफ़ कर दे तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। फिर मुझे लगा, मेरे को लगा कि ठीक है जान पहचान वाले लोग तो कर ही जाते हैं तारीफ़ें, बट अगर कोई अननोन पर्सन या अनजान पर्सन आके आपकी तारीफ़ करता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी, वो चीज़, तो वो आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तो चलो यहाँ पे तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताने लगी। तो ये मेरे को ऐसे था कि वैसे तो मैं पहले रेसिपीज़ ही डाल रही थी, बट मेरे को था कि जो मैंने ये चीज़ें बनाई ना, इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि कई लोग रेसिपीज़ बनाते हैं, उनको कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें दिक्कतें आती हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो उनको वो चीज़ें नहीं पता। तो हर कोई रेसिपी बता के चल जाता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो तो सब कॉपी कट पेस्ट सब कुछ करके आपको दिखा देता है। बट जो बैक पे मतलब बैकएंड पे होता है, जो हमें फेस करना पड़ता है, वो चीज़ें कोई नहीं बताता, और इसी चीज़ों का किसी को पता नहीं चलता। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ डोसा बनाया, और मैं सच बताऊँ ये डोसा मुझे फर्स्ट टाइम ही बनाया था, ये इतनी बार टूटा। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा ठीक है होता है भाई। अब मैंने आपको वीडियो में क्या दिखाया है, मैं देखो डोसा बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सही तरीके से बन के आएगा। ये ऐसे नहीं होता, इसके पीछे की बहुत बार प्रैक्टिस हो, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कई बार मेरा ये डोसा टूटा, मैंने ट्राई किया, नानी ने ट्राई किया, मम्मा ने ट्राई किया, तो ये कई बार टूटा, कई बार हुआ, बट सबने ट्राई किया। तो ट्राई करते करते प्रैक्टिस करते करते ये काफ़ी अच्छा बन के आ गया। तो देखो अच्छा सा बना। फिर इस पे हमने सारा ये जो मसाला था ये भी डाला, तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया, और सबने बहुत ही अच्छे से खाया। और यकीन मानोगे, इडलियाँ तो चलो हमने पहले ही रख लगी थी, बट ठीक है वो दोबारा स्टीम लेके थोड़ी सी सेट हो जाए, माइक्रोवेव में गर्म हो गई थी। बट जो डोसा होता है ना वो गर्मा गर्म ही सर्व होता है। तो डोसे हमने ऑन द स्पॉट, जैसे हमें पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये दिक्कतों का कारण ये टूट रहा था, हमने वो चीज़ों का सेट कर लिया प्रैक्टिस करके। जब हम परफेक्ट हो गए तो फिर ये जो डोसा है ना, आपको पता है हमने गर्मा गर्म सर्व किए, और गर्मा गर्म तो सच में सोने पे सुहागा हो गया था सीरियसली। और सारे सच में बहुत खुश हो के गए, क्योंकि गर्मा गर्म खाना जब मिल जाता है ना तो रूह सी खुश हो जाती है ना, रूह तक जाता है, रूह तक। एक क्रंच देखो, क्रंच, ये आप मेरी जब मैं रेसिपीज़ डालूंगी ना उसमें आपको साउंड भी सुनाऊंगी। अब मेरी एक सहेली की डिमांड देखो, आप कहोगे कि हाँ अभी तो हेल्दी फूड की बात कर रही थी, अब यहाँ पे मोमोज़ कहाँ से आ गए। तो आप मानोगे, मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती मैं ना एक तरह से विश करना चाहती हूँ। मैं कब बोलो, पता है जिसके घर दावत होती है ना उसको वैसे ही सारे फ़ोन कर करके बताते ये भी बना ले, वो भी बना ले, ये भी बना ले, वो भी। क्या उनका तो वो ही चल रहा है, बनाने वाले से पूछो जरा कैसे बीतती है वह। तो चलो मैंने कहा बोलो, कहती यार मोमोज़ खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा यार ये ना कोई खाएगा तो बोलो, वो बोलेंगे अनहेल्दी हो गया है। मैंने कहा ये ना अनहेल्दी हो जाएगा। कहती नहीं यार बहुत मन है, एक तो चीज़ ऐसी रख लो जो थोड़ी सी हो, कहती टेस्टी लगते हैं, एक एक दो दो खा लेंगे। मैं कहा चलो ये भी करना, तो आज दावत है, किसी को मना नहीं कर सकते। जब कोई हमें खाने की चीज़ क्या देता है ना तो हम उसको मना नहीं कर सकते कि ठीक है। कहती एक बात और बोलो। मैं कहा बोलो, एक बोल दी दूसरी बोलो। कहती पनीर की कोई डिश बना रही है। मैं कहा हाँ पनीर तो लाई हूँ, मैंने कुछ सोचा है पनीर का कुछ हेल्दी बनाने का, कुछ रैप टाइप या कुछ समथिंग, पकौड़े या कुछ भी। तो पकोड़े भी जैसे इनको मैंने रेसिपी आपको दिखाई है, बहुत अच्छे लगते हैं इनको मेरे हाथ के पकौड़े। तो कहती कि ना नगेट्स बना।
मैं नगेट्स मैं कहा, मैंने तो बनाए ही नहीं। कहती बना यार नगेट्स। मैं कहा चल ठीक है यार, अब तो फिर चेतावनी होगी कि नगेट्स बनाने हैं। मैं ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम पे बना, जैसे मैंने खा लो। कहती खा लेंगे, क्या चक्कर है, कि तेरे हाथ से स्वाद ही बनेंगे। मैं कहा ठीक है, जब आप लोगों को इतना विश्वास है कि अभी योगेश चैनल पे बेस्ट थिंग्स बनती हैं, बेस्ट रेसिपीज़ बनती हैं, तो आपका विश्वास मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। कहती हाँ। मैंने चल ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बनाए मोमोज और हमने बनाई पनीर की डिश, वो आपको आगे दिखाऊंगी कैसे नगेट्स बनाए। तो यहाँ पे मैंने कहा चल यार चलना दे, आज तो जो जो जैसी डिमांड करेगा। पर ठीक है, सारे लोग अगर डिमांड्स रखे, सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। बट ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बताते हैं कि आप ये बनाओ, ये बनाओ। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि वो बताते हैं कि उनको क्या खाना है। और ये हमारे लिए भी ईज़ी हो जाता है कि जैसे हम पूछते हैं कि बता यार क्या लाएँ, क्या खाएँ, क्या लाएँ, हमें भी सोचने पे थोड़ा मजबूर वो टेंशन से हो जाता है, क्या खाएँ, ये सारे खा लेंगे, क्या बनाएँ, ये सारे खा लेंगे। तो वो हमारी इस चीज़ को सोल्व ही करते हैं एक तरह से देखा जाए। अगर हम सोचें कि वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, यार ये बना ले, औखी सी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये बता रहे हैं, वो हमारे लिए औखा नहीं, वो हमारे लिए चीज़ें बता के सौखा ही करते हैं कि हाँ ठीक है यार, भी इसने मेरे को बता दिया, मेरे को टेंशन नहीं है कि मैं और क्या बनाऊँ। अब मुझे पता है कि मेरे को यही बनाना है और यही ही खिलाना है, और वो दिल से खाएंगे भी सी, और एक सजेशन हो जाती है। तो ये ईज़ी है। तो अगर कोई लोग अपनी आपको पार्टी पे या कोई खाने पे आ रहा है, अपनी विश बता रहे हैं, तो उससे हेजिटेट नहीं होना, उस पे अच्छे से वर्क करके उसको अच्छा बनाना है, ताकि वो सच में दिल से खाए। अब आप बना दो, वो ना खा पाए, तब भी तो आपकी चीज़ वेस्ट है ना। इतनी मेहनत तो देखो हर चीज़ पे लगती है। खाना एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेहनत लगती ही लगती है, चाहे आप कोई छोटी चीज़ बना लो, चाहे आप कोई बड़ी चीज़ बना लो। इवन तक जो 2 मिनट में बनने वाली मैगी भी होती है, वो भी कभी 2 मिनट में नहीं बनती, उसको भी 15 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं। तो खाना मेहनत मांगता है, और लाजवाब खाना तो बहुत मेहनत मांगता है। तो कोई बता दे तो उसको ऐसे वैसे ना लें, उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लें कि हाँ अच्छी बात है, हम ये भी बनाएंगे और ये बना के खिलाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे जो है मोमोज़ तैयार हो रहे हैं। और मोमोज़ तो सच में मेरे वैसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं, मैंने 1-2 बार पहले बनाए हुए हैं। मैंने आटे के मोमोज़ बनाए थे पहले, बट यहाँ पर मैंने मैदे के मोमोज़ बनाए हैं। कि क्योंकि एक जो कहते हैं आटे के भी अच्छे होते हैं, बट जो एक मोमोज़ की है कि वो मैदे में ही अच्छे लगते हैं, तो फिर हमने मैदे में ही बनाए थे। बट मैंने मैदा कम, थोड़ी सी सूजी इसमें ऐड कर दी थी कि अनहेल्दी और हेल्दी दोनों मिक्स थोड़े हो जाए। तो चलो बैटर बन गए थे काफ़ी, सबको बहुत अच्छे लगे कि मोमोज़ का स्वाद भी बहुत अच्छा लगा सबको। वो तो चलो इन्होंने मेरे पहले भी खाया, पर पहले मैंने इनको आटे वाले खिलाए हुए हैं। बट ये कहते हैं कि नहीं, अब इस बार हमने मैदे वाले ही खाने थे। तो मैंने थोड़ी सी बीच में आपको बता ही दिया कि सूजी ऐड कर दी थी, क्योंकि सूजी सही होती है। तो यहाँ पे देखो हमारा सारा मिक्सचर तैयार हो रहा है। मेरी बहुत बड़ी स्टोरी थी ना, प्लीज़ गाइस बोर मत होना। मैं सीरियसली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एक मेरी जो पार्टी है, जो मेरी दावत थी, आपको बताऊँ मेरे लगभग 15 जनों से भी ऊपर के लोग थे जिसमें हमने जो पार्टी करी थी। हमारी किट्टीज़ होती हैं, किट्टीज़ में हमारी जो पार्टी होती है वो एक हमारी होममेड और एक हमारी बाहर का फूड होता है। एक हमारा होममेड फूड तैयार होता है। तो इसमें जो हमारा था, हमने सब बनाना होता है। चलो ठीक है, ये भी एक इन्जॉयमेंट है कि हाँ ठीक है, इससे हम कुछ बनाना सीख जाते हैं। तो हमें इसे स्पाइसी करने के लिए देखो चिली गार्लिक सॉस थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे, बट मज़ा सबको आया। सी कर रहे थे सारे। बट टेंशन ना लो, मैंने मीठे का इंतज़ाम भी करके रखा था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्पाइसी और फास्ट फूड और ऐसा ही था, मीठा भी था। तो अब यहाँ पे जो हमारे मोमोज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगे। अब हमारा ये जो डो है वो रेडी है। सारा कुछ तो चलता ही रहता है, देखो ऊपर नीचे सब कुछ चलता ही रहता है। ये देखो, ये डो देख लो, मेरा कज़न तैयार कर रहा है। वो तो एक्सपर्ट है मोमोज़ में, उसको तो हम कहते रहते हैं मोमोज़ की रेडी खोल ले, मोमोज़ की रेडी खोल ले। बट चलो कभी खोल भी लेगा अगर उसके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। देखो यार प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ करता है कि मज़ा ही आ जाए। और देखो देखने वाले को भी मज़ा आता है, खाने वाले को तो जो मज़ा आता ही आता है, बनाने वाले को भी जो मज़ा आता ही आता है, देखने वाले को भी देखो यहाँ पे कितना अच्छा मज़ा आता है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, ऐसे लगता है पूरा शेफ़ की तरीके से सब कुछ कर रहा हो। ठीक है,
हम कई चीज़ों को प्रोफेशनली भी लेते हैं और कई चीज़ों को एज अ हॉबी भी रखते हैं, तो दोनों चीज़ ठीक है। बस आपको खुद को खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ, हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है और किस चीज़ में नहीं। बस आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि अच्छे से ग्रो करता रहे चैनल। बस इसको सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने चाहने वालों से भी कराएं, अपने नियरर डियरर वालों से भी करवाएं। अभी योगेश सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, व्यूज़, आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही सारा कुछ हमारा आगे चैनल पे जो है कि हमारा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम और चीज़ें बनाएं। हमारे चैनल को लोग अच्छे से प्यार दे रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, है ना, कि कुछ सीख रहे हैं और हमें भी कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, कमेंट में कुछ बता रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है, आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है या कोई भी चीज़ आप अपनी एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, हमने तो मोमोज़ की शेप ऐसे दी थी, आप मोमोज़ की शेप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जैसा भी आपको खाने का अच्छा लगे। तो ये देखो कितनी सुंदर उसने शेप दी थी, और वो तो एक मोमोज़ में तो एक्सपर्ट है, पहली बार में ये चीज़ रेडी। प्रैक्टिस तो करने की क्या है, ये इतनी बार बना बना के प्रैक्टिस हो ही गई है। तो इतने में ये शेप बना रहा था, तो हमने कहा आप शेप बनाओ, हम अगली डिश की तैयारी करते हैं। और देखो शेप बनाते बनाते इसने देखो डिफरेंट टाइप के बनाऊंगा, तो उसने काफ़ी तरह के 2-3 तरह के मोमोज़ की शेप्स वाले बना दिए थे। अब इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब स्टीमर रख दिएंगे, स्टीमर में हमने रख देना स्टीम। देखो शेप भी दिखाई, मेरी शेप दिखाओ, शेप मोमोज़ की शेप दिखाओ, मैं कितनी तरह के बना सकता हूँ। मैं कहा दिखा, चलो दिखाओ दिखाओ, ज़रूर दिखाओ। ये मोमोज़ स्टीम हो ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको और क्या बताएं, मैं भी बहुत सारा बोल बोल के थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। मैं गाना सुना सकती हूँ, मैं कुछ कहानी सुना सकती हूँ, मैं एक पॉडकास्ट भी बना के सुना सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं अपने अगले व्लॉग में अपनी कुछ जैसे ये बैक एंड का एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो मैं उसमें बीच बीच में आपको क्या सुनाऊँ। तो मेरा अभी तो फ़िलहाल एक गाना सुनाने का मन कर रहा है, पर गाना मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा गाना सुनाऊँ। गाने मुझे बहुत आते हैं, पर लिरिक्स कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम चलो सुना दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मोमोज़ देख के फिर से मुँह में पानी आ रहा है मेरे। अब ये पनीर की डिश देखो, हमारे पनीर नगेट्स यम्मी। बहुत भूख लगी मुझे ये देख के, बहुत ज़्यादा भूख, और इसको देख के सच में दोबारा खाने का मन कर गया। देखो इतना सारा पनीर का हमने इतने सारे पकौड़े बनाए थे और सच में मज़ा ही आ गया बहुत ज़्यादा। अब ये पकौड़े नगेट्स, इसको हम पकौड़े नहीं कह सकते, इसको हम बोलेंगे नगेट्स। ये जो हमारे पनीर के नगेट्स थे वो बहुत टेस्टी थे। इसको देख के गाना आ ही गया याद, जो हम खाएंगे कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से देखा मुंह में पानी पानी आया, भूख लग गई, प्यास लग गई, खाना खाने के बाद रेसिपी देख के पानी आया। रेसिपीज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ दें। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आप लेना चाहते हैं, कौन सा खाना आप बनाना चाहते हैं। सब कुछ आपको रेस्टोरेंट टाइप मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे आपको रेसिपीज़ मिलती रहेंगी और आगे जितनी भी मेरी वीडियोस रहेगी उस पर मैंने रेसिपीज़ ही डाल दी हैं। आप वो वाली वीडियो पे रेसिपी ले लेना। बाकी जो पहले की वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपना सारा कुछ बताया है, उस पर मैंने उसकी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपको आगे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। और अभी आप इसको एंजॉय करें, खाएँ पिएँ, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल नूडल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से नूडल बनाएंगे ना तो एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नूडल्स चाहिए होंगे। मैंने हाफ बॉयल नूडल का यूज़ किया है। ठीक है, ये मार्केट में अब इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको ये नूडल्स ना मिले तो आप हार्ड नूडल भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने पतली नूडल्स का यूज़ किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एक बाउल लिया है, बर्तन लिया है, जिसमें पानी को उबालने के लिए रख दिया है। इसमें अब हमने 1 चम्मच नमक ऐड करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल के साथ नूडल्स को भी बाउल करेंगे, वो चिपकते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद आपने उबलते हुए पानी में देखिए इस तरह नूडल्स को ऐड कर देना है और एक अच्छी तरह से पानी के साथ इनको मिक्स कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम को 1 मिनट तक हाई रखना है ताकि जल्दी से यहाँ पर बाउल हो जो है बॉयल हो जाएं। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। 3 से 4 मिनट तक इनको बॉईल करना है। अगर आपके पास हार्ड नूडल्स हैं तो 9 से 10 मिनट तक बॉईल करना है। इनको बाउल होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो नूडल्स है ना हाफ बॉयल ये जल्दी उबल जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा आपको इनको देखिए पलटी भी नहीं करना। एक बार इनको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने यहाँ पर इसको एक नूडल को उठाकर हाथ में पकड़ कर देखना है। अब इसे हमने दबा कर देखा, इसके अंदर की जो लेयर होती है ना वो लेयर यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। इससे पता चल जाता है कि जो नूडल्स है ना अच्छी तरह उबल चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना। जल्दी से आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा ना ऑयल लगा देना। ये ऑयल लगाने से ये चिपकेंगे नहीं और इनको पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ। बॉईल करके 3 से 4 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। अभी हार्ड नूडल्स को ना आप बॉईल करने के बाद धो दीजिए, इसमें स्टार्च ज़्यादा रहता है बाहर से, तो इनको धोना ज़रूरी होता है, वो तभी खिले खिले बनते हैं। यहाँ देखिए मैंने नूडल्स को यहाँ पर ट्रे में डाल दिया है और इस तरह से ना इनको बिखेर देते हैं। इनको जल्दी ठंडा करना होगा, जल्दी ठंडा हो जाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में। ठीक है, ये देखिए अब हमारे नूडल्स जो है ना 5 से 7 मिनट में ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल खिले खुले नूडल्स यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। अगर आपके नूडल ना बॉयल अच्छे तरीके से होगी तो ये चिपकेंगे नहीं और एकदम खिले खिले बनेंगे। और अगर आप इनको ओवर कुक कर देंगे तो फिर उसमें चिपक जाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ले लिए, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, 3 प्रकार की शिमला मिर्च हक्का नूडल बनाने के लिए। तो अब हमने स्प्राउट्स भी ऐड करेंगे। तो हमने अब क्या करा है, अब हम इसमें प्याज की चॉपिंग करने लग गए हैं। पहले अपने प्याज को अच्छे से कट कर लेना है, उसके बाद हमने जो शिमला मिर्च ली है उसको कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब तीनों शिमला मिर्च को अच्छे तरह से कट कर लिया है। इसके बाद अब मैं गाजर को लंबा लंबा काटूंगी। ठीक है, आपने वैसे ही कट करना है ताकि जैसी वेजिटेबल्स आप खाना पसंद करें। ठीक है, पतली पतली रखेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे और इनका अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, इन्हें अच्छे से स्लाइस में इकट्ठा करके काट लेना है। अब देखो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की कटिंग कर रही हूँ। चॉपिंग आप इसकी पहले भी करके रख सकते हैं और जब बॉयल हो रही है तो तब भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बट जो चॉपिंग है वो अच्छी अच्छी पतली करनी है ताकि जो क्रंच है उसका अच्छे से है। अब यहाँ पर मेरी देखो सारी वेजीज जो हैं चॉप हो चुकी हैं अच्छे से। देखो कितनी सुंदर वेजिटेबल्स लग रही हैं। अब उसके बाद मैंने अदरक लहसुन, देखो बारीक बारीक अदरक लहसुन मैंने कट कर लिया है। वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर उसका अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि जो हमारी नूडल्स है वो चिपके ना। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो रहा है। अपने हाई फ्लेम पे ही रखना है। उसके बाद आपने फ्लेम को लो करके इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे देखो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें जो है ना लो फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो इसका कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स चॉप की थी उसके बाद यहाँ पर मैं सारी अच्छे से वेजिटेबल्स डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिलाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अभी यहाँ पे जो मैंने स्प्राउट्स बॉईल किए थे, अब मैंने यहाँ पे जो स्प्राउट्स हैं वो डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको स्प्राउट्स डालने हैं तो आप स्प्राउट्स डाल सकते हैं। अगर आप बिना स्प्राउट्स वाली खाना चाहते हैं तो आप बिना स्प्राउट्स वाली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सब्जियों को अच्छे से पका रही हूँ। सब्जियाँ जो है ना थोड़ी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। जब आप इसमें नूडल ऐड करते हैं ना तो साथ में जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैंने नूडल्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये मैंने पत्ते डाल दिए हैं। अब जो आपने गैस की फ्लेम है ना उसको हाई कर देना है।
नूडल्स को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। अभी आपने नमक का यूज़ नहीं करना है। नमक डालने से क्या होता है, सब्जियां पानी छोड़ जाती हैं और नूडल्स एकदम खिले खिले नहीं बनते और वो चिपक जाते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जियों के साथ ही नूडल को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया। अब इसमें नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। फिर इसमें मैंने पाउडर ऐड कर लिया है, रेड मिर्च पाउडर। फिर एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर डाल लिया है। इसके बाद थोड़ा सा वाइट पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा तीखा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी ना लाइट सोया सॉस ऐड की है। ठीक है, तो जो हक्का नूडल्स है ना वो वाइट रहते, तो इससे ज़्यादा सॉस का यूज़ नहीं किया जाता। तो ओके, देखिए अच्छी तरह से नूडल्स को मैंने यहाँ गर्म कर लिया है। नमक और सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिए। अगर आप इसे चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चिली सॉस और टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये चटपटे बन के तैयार हो जाएंगे। तो नूडल्स को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करना है। हरे प्याज को मिक्स कर लीजिए। तो वेजिटेबल्स हक्का नूडल बनके तैयार हो चुके हैं। लास्ट में गार्निश के लिए आप इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डाल के ना इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से भी स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना तो बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस रेसिपी में हर वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपका जो रोल है ना घर पर एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले शीट बनाएंगे। तो शीट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बैटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 1 कप कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च का यूज़ कर सकते हैं और 1 कप आपने मैदे का यूज़ करना है। तो शीट बनाने के लिए सबसे पहला टिप ये हो गया, जितना कॉर्नफ्लोर उतना ही मैदे का यूज़ कीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा आपको नमक भी ऐड करना है। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर मैदे को आपने मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी अगर आप रोल से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मैदा यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें एक दूध ऐड करना होगा। ये देखिए 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। इसी के साथ में आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पे पानी बाद में डालेंगे। पहले आपने ना दूध के साथ कॉर्नफ्लोर मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो आपने बैटर बनाना है ना, पहले एकदम थिक बैटर बनाना है। ये देखिए इस तरह से इक्वल क्वांटिटी डालेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह से थिक बैटर बनेगा। 3 से 4 मिनट तक आपने इसी तरह से देखिए इसको फेंट लेना है। इस तरह से फेंटेंगे तो एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। आपकी जो शीट है ना वो फटती भी नहीं है। जब रोल भरते हैं ना तब एकदम परफेक्ट बनते हैं। अब आपने जो पानी रखा था ना, 1 बाउल पानी का ऐड कर देना है। तो ओके, देखिए पानी के साथ यहाँ पे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से फेंटने के बाद ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपका कॉर्नफ्लोर और मैदा है ना उसमें लम्स नहीं बनते। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया। अब आप इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप पानी का मैंने ऐड कर लिया था, आधा कप पानी का और ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल हमने कितना पानी ऐड किया, 1.5 कप पानी का ऐड किया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पतला आपने घोल बना के तैयार करना है। तो जो आपकी शीट बनेगी वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च का यूज़ किया है। तो 100 ग्राम मैंने पनीर भी लिया है। पनीर यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर प्याज की चॉपिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की चॉपिंग भी कर ली है। साथ ही साथ मैंने टमाटर की और शिमला मिर्च की अच्छे से इसको चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने गाजर को भी लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। इसी तरह से मैंने 2 शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर की अच्छे से चॉपिंग कर लिया। अब मैं पत्ता गोभी को अच्छे से काटूंगी। ये जो चॉपिंग है ना हमने पतली पतली और लंबी लंबी रखनी है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो बहुत अच्छा बने। तो यहाँ पर अब मैंने गोभी भी कट कर ली। अब ये सारी मेरी वेजिटेबल्स चॉप्स की हुई रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई पे मैंने ऑयल डाला है। तो ऑयल डालने के बाद मैं इसमें अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब हम इसमें जो है हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। पहले जो मेरी गैस की फ्लेम थी लो थी, अब इसे हाई फ्लेम में हम अदरक, लहसुन और मिर्ची को यहाँ पर अच्छे से पका लेना है ताकि जो इससे जो है ना इसका जो टेस्ट है ना वो बेहतरीन बन देता है। अब इसमें हमने चॉप की हुई सारी सब्जियाँ लाइक प्याज, शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज, शिमला मिर्च को अच्छे से पका लेना है। लो फ्लेम में नहीं पकाना, हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये अंदर से जो है ना इसका मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अब सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें चिली पेस्ट ऐड करना है। ये देखिए मैंने लास्ट वीक की अपलोड की थी जो रेसिपी चिली पेस्ट घर पे कैसे बनाएं, पूरा वीडियो आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो 2 चम्मच भरकर मैंने चिली पेस्ट यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपको चिली पेस्ट ना हो तो आप ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिली पेस्ट से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर पत्ता गोभी जो मैंने काटी थी वो भी ऐड कर देनी है। हाई फ्लेम में पत्ता गोभी और फिर गाजर भी ऐड करके दोनों को अच्छे से पका लेना है।
थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। इनको ज़्यादा गलाना नहीं है, सब्जियों को इतना ही पकाना है कि थोड़ा सा इसमें क्रंच भी रहे। अब इसमें नमक ऐड करना है। अब मैंने एक नमक ऐड करने के बाद इसमें आपने एंडमिट पाउडर और डार्क सोया सॉस ऐड करनी है। 2 चम्मच ही डार्क सोया सॉस आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा हम इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। फिर इसमें आपने विनेगर ऐड करना है और थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई ही करनी है। हाई फ्लेम में सॉस को भी अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। स्टफिंग को थोड़ा डार्क होने दीजिए, सॉस को भी इसमें मिक्स होने दीजिए। जो पनीर हमने लिया था उसको अच्छे से चॉप कर दिया था, उसको भी हम अपने इसमें ऐड कर देना है लंबा लंबा काट कर। पनीर की जगह आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं, या पनीर और नूडल्स आप दोनों ही डाल सकते हैं। तो अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई थी। अब इसे ठंडा करने के लिए हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे। जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो भी अब निकल जाएगा। यहाँ पर अब हम शीट बनाते हैं। तो देखिए हमने ना बैटर बना के रखा था, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद एक नॉन स्टिक पैन लेना है। तो डोसा पैन होता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक टेबल के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस तरह से डस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो शीट बनेगी ना हम उस कॉर्नफ्लोर के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ में ऑमलेट बनाने का जो पैन होता है ना वो मैंने यूज़ किया। आप डोसा पैन यूज़ कर सकते हैं, बड़ी शीट भी बना सकते हैं और छोटी छोटी शीट भी बना सकते हैं। तो हमने आप इसको बैटर को घुमा लेना है। पैन को हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। ज़्यादा गर्म करेंगे तो शीट में बबल्स आ जाएंगे। तो अब गैस की फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में इस शीट को पका लेना है। देखिए आप, ये शीट जो है हमारी अच्छे से निकल गई है और बहुत ही अच्छी ये जो शीट है हमारी निकल के आई है। तो देखिए इसके चिप के साइड में आपने आराम से साथ में इसको निकाल लेना है और इसे कॉर्नफ्लोर से डस्ट कर देना है। जितनी भी आप शीट बनाएंगे ना वो साथ साथ बना लेंगे। ये देखिए फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बैटर डालिए, पैन हल्का गर्म होना चाहिए। इस तरह से आप पैन में देखिए बैटर को घुमा देना है और जो इसका जो बैटर बच जाएगा वो आपने उसी तरह वापस डाल देना है। ज़्यादा देर बैटर को रखना नहीं है पैन में, नहीं तो आपकी शीट ज़्यादा मोटी बनेगी। बैटर को डालिए, घुमाइए और जो एक्स्ट्रा है वो निकालिए। बाकी इसमें जो मीडियम फ्लेम में, ये देखो आपकी शीट निकल कर आ गई अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क दीजिए ताकि ये दोबारा चिपके नहीं। तो अब आपने इसमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा का है उसे कट कर देना है और एक अच्छे से इसको शेप दे देनी है। अब ये शेप देने के बाद हमने इसमें क्या करना है, एक शीट उठानी है और इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था उस मिक्सचर को हमने इसमें डाल देना है। तो डालने से पहले आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये टूटी ना हो। ठीक है, इसके बाद अब इसे आपने पोने से कवर कर देना है। पोने से आप कोई भी कॉटन के कपड़े से इसे कवर कर सकते हैं ताकि जो ये शीट्स हैं वो हमारी ख़राब ना हो। अब हमने क्या किया है, इसको बैटर में जो मिक्सचर बनाया था अब इसमें डाल दिया है और इसके बाद आपने इसको शेप देनी है। पहले साइड से घुमा देना है और यहाँ पर थोड़ा सा गीला पानी लगाना है और इसको अच्छे से प्यार से घुमा देना है और बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना ताकि ये टूट ना जाए। बहुत आराम से हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे शेप दे देनी है स्प्रिंग रोल की तरह। तो अब ये देखिए हमारा बैटर बच गया था ना, स्प्रिंग रोल्स तैयार हो चुके हैं। उस बैटर को थोड़ा सा और थिक कर लेना है और जो हमने रोल बनाए हैं उसे डिप करना है उसमें, और ज़्यादा थिक मत कीजिए। ठीक है, बस हल्का सा ही करना है गाढ़ा, ताकि एक अच्छा सा क्रंच आ सके। आप इस मिक्सचर में डिप नहीं करते ना तो कई बार अगर आपका स्प्रिंग रोल फटा भी हो तो फिर वो तेल उसके अंदर चला जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। अगर आपने डिप कर लिया तो अगर थोड़ा सा फटा भी रह जाएगा तो तेल से ये ख़राब नहीं होगा। अब इसे फ्राई, जो आपने तेल गरम कर लिया इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो हमने कुछ पीसीस स्प्रिंग रोल के डाल दिए। अब यहाँ पर फ्राई होना स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हमने इसमें डिप करना है और इसे फ्राई करने के लिए डाल देना है। तो यहाँ पर हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब फ्राई हो रहे हैं। इनको आप ठंडा करके कुछ फ्रिज में भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं ताकि आप इसको कुछ टाइम के बाद भी बना सकें। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे जो है स्प्रिंग रोल अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखो 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हमारे क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं गाइस। क्रिस्पी स्प्रिंग रोल खा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, हैव अ गुड डे। Amazing!
हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटे ब्रेड पकोड़े घर पर कैसे बनाएं। सबसे आसान तरीका आपको बताने वाली हूं कि इस तरह से आप पकोड़े बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। इन पकोड़ों को अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको हर वो टिप्स बताने वाली हूँ। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को छील लेना है। छीलने के बाद ना आप इनको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैं इनको हाथ से मैश कर रही हूँ, आप इस मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैशर करने के लिए तो ओके, देखिए आगे आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो सबसे पहले हम ना स्टफिंग का मसाला बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल ऐड और कीजिए। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। तो धनिया को यहाँ कूट के डालिए, फिर आप इसके बाद इसे क्रश करके डालिए, तब इसका जो फ्लेवर है एक्टिव होता है। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। इन मसालों को ना थोड़ा सा आप चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक ऐड करना है। थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। फिर गैस को धीमा फ्लेम करके आपने मसाले को थोड़ी देर पर यहाँ पर पकने देना है। अदरक और हरी मिर्च डालने से ना अच्छा टेस्ट आएगा आपके मसाले में। फिर आपने इसमें मसाला ऐड करना है, जैसे पाउडर मसाले, जैसे लाइक हल्दी, नमक, मिर्च। क्योंकि कम क्वांटिटी में मसाला बना रहे हैं तो आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए ताकि कलर अच्छा आए। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा, कच्चा जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसको रोस्ट की कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला। अब गैस को फ्लेम को आपने एकदम लो रखना है और मसालों को आपने तड़के के साथ यहाँ पर मिक्स कर लेना है ताकि कड़वा टेस्ट ना आए। अब मैश के आलू ऐड कर देने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी मसालों की बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपने यहाँ नमक ऐड करना है। आधा चम्मच देखिए नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ धनिया। फिर आलू को मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक ना आलू को यहाँ पर पका लीजिए। जितना अच्छा भूनेंगे मसाले को उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। इसको दूसरे बाउल में निकाल लेना है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। इसके बाद ना आपने बैटर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया 2 कप और बारीक वाला बेसन यूज़ किया, मोटा बेसन यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए और हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी, लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से ना आपके पकोड़े अच्छे से फूल जाते हैं और बेसन अंदर तक अच्छे से पक जाता है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब भी आप बैटर बनाए ना तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आपने 2 कप बेसन लिया है तो 1 कप पानी का पहले ही डाल दीजिए बेसन में और अच्छी तरह से बेसन को मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। फिर इसमें पानी आपने ऐड करना है और पानी ऐड करके अच्छी तरह से बेसन को मिक्स कर लेना है। बेसन को आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे अच्छे से फेंटते रहना है ताकि बेसन ना अच्छी फ्लफ़ी हो जाए, बेसन सॉफ्ट भी ना हो जाए। यहाँ पर तो देखिए बैटर जो है हमारा थोड़ा थिक होने लगा है। इसमें हम और ऐड करेंगे ताकि अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं। तो अब ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना, ज़्यादा पतला बैटर बनाएंगे ना तो पकौड़े ना ऑयल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से थिक बैटर बनाए। इसको ना 5 से 7 मिनट तक अपने रेस्ट देना है। इसके बाद आपने ना चटनी बनानी है जिसको आप ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। तो एक मिक्सी ग्राइंड जार लिया है यहाँ पर मैंने और इसमें 100 ग्राम हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश मिंट ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसमें मैंने 3 हरी मिर्च ऐड की है चटनी को तीखा करने के लिए। थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रोस्टेड चना दाल ऐड कीजिए है। आप इसकी जगह पीनट डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक, काला नमक, साथ में इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है। पानी ऐड कर दिया। अब इसको पीस लेना है। तो आपने चटनी बनानी है ना, ये तो सच में मज़ा ही आ जाएगा। तो थोड़ी सी थिक बनानी है लेकिन ठीक है। तो ओके, देखिए यहाँ पर जो मेरी चटनी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। आप इसको स्टोर करके रखना चाहें तो 2 से 3 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी चटनी मैंने निकाली, उसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर लीजिए। मैंने टमाटो सॉस और चटनी ना इकट्ठी कर लिया। आप ना अलग अलग ब्रेड पर लगाना चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप चटनी बना लीजिए, अच्छा टेस्ट आएगा आपके ब्रेड पकोड़े में। इसके बाद आपको ब्रेड चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने देखिए 4 पीस वाइट ब्रेड के लिए हैं। आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। साइड को मैंने थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ।
यहाँ पे, क्योंकि वरना साइड हार्ड रह जाती है। तो आपने जो काटना चाहे तो साइड को काट सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। इसमें फिर मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चटनी लगानी है। और यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया कि एक ब्रेड के ऊपर अगर आप मिंट सॉस लगाना चाहे तो मिंट सॉस लगा सकते हैं, दूसरी ब्रेड के ऊपर आप टमाटो सॉस लगाना चाहे तो टमाटो सॉस लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पर आलू का मसाला बनाया था, वो लगा रही हूँ। अगर आप मसाला ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है तो आप इसके ऊपर ना हल्का सा पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मसाला थोड़ा सा गीला गीला होना चाहिए, ताकि दूसरे ब्रेड के ऊपर इसी तरह से मिंट चटनी लगा दी, ऊपर से कवर कर देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। 1/2 करना चाहे तो 1/2 कर सकते हैं, 1/4 पीस करना चाहे तो 1/4 पीस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब इसको 1/4 पीस कर लिया है। देखो यहाँ पर क्या ज़बरदस्त स्टफिंग नज़र आ रही है, देखो वाओ, टू ऑसम। अपना बैटर अब मैंने ये सारे इसी तरह ही तैयार कर लिए। अब जिस बैटर को मैंने रेस्ट दिया था उस बैटर में अब हम इसमें ब्रेड को जो हमने पीसेस बनाया उसको डिप करेंगे। देखिए कैसे डिप करना है, इसी तरह से डिप कीजिए, सारे हाथों में बैटर नहीं लगना चाहिए। देखिए इस तरह से बैटर को अच्छी तरह से निकाल दीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है, ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे आप पकोड़े डालेंगे उसका पकोड़ा ना अपने आप ही ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 पकोड़े डालने के बाद ना आपने इनको पलटी करते रहिए। इससे क्या होता है, एक साइड ना बैटर की पक जाती है, तो हम दूसरी साइड को पलटी कर देते हैं जल्दी से। तो इससे पकोड़े ना दोनों साइड से एक ही टाइम में पकते हैं। ये दो देखिए जल्दी जल्दी से आप इनको ना पलटी भी कर दीजिए। अगर एक ही साइड पकते रहेंगे तो पकोड़ा दूसरी साइड को घूमता नहीं है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आधे पकोड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए। अब आपने गैस को फ्लेम मीडियम टू हाई कर देनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको फ्राई करना है। अब आप एक और टिप्स बता देती हूँ, जब भी आप पकोड़े बनाए ना तो इसको लगभग 70 से 80% तक फ्राई कीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पकोड़े ना काफ़ी सॉफ्ट हैं बट पूरी तरह से पके हैं नहीं हैं। तो इसके बाद आपने इसको निकाल लीजिए। 2 मिनट में आप पकोड़ों को रेस्ट देना है, फिर 2 मिनट के बाद फिर से फ्राई कीजिए। जब आप इसको दोबारा फ्राई करेंगे ना तो मीडियम टू हाई रखना है। तो यहाँ पर पकोड़ों को हाफ फ्राई करके दिन में पकोड़े बना लिए, शाम को सर्व करने हैं तो इनको स्टोर करके रख सकते हैं। हाफ फ्राई करके जब आप इनको दोबारा फ्राई करेंगे अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं। जब हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे बाहर से अच्छा क्रंच आएगा, अंदर से पकोड़े काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। सो आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से मैं बेसन के लड्डू बनाएंगे कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इन लड्डू को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर में आप बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसन चाहिए होगा, तो मैंने 2 कप बेसन ले लिया। बारीक वाले बेसन का मैंने यूज़ किया, अगर मोटा बेसन है तो उससे भी आप लड्डू बना सकते हैं। और आप इसके साथ ही मैं 1 कप आपको घी चाहिए होगा, साथ में 3 बड़े चम्मच आपने सूजी का यूज़ करना है। सूजी से हमारे लड्डू है ना वो थोड़े से दानेदार बन के तैयार होंगे। और थोड़े से ड्राई नट्स डाल सकते हैं, काजू और बादाम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ऐड किया, कितने 3 से 4 छोटे चम्मच। या आप कढ़ाई में घी ऐड कर दीजिए। तो इसमें आपने अब क्या करना है, ड्राई नट्स डालने हैं। हल्का सा इसे शैलो फ्राई कर लीजिए, क्योंकि ये जो नट्स है ना थोड़ा सा कच्चा टेस्ट होता है, तो आप इनको शैलो फ्राई करेंगे, इनमें क्रंच भी आ जाएगा और आपके लड्डू है ना काफ़ी दिन तक ख़राब भी नहीं होंगे। तो ओके, देखिए हल्का सा कलर आ चुका है काजू में। अब आपने काजू और बादाम को यहाँ से निकाल लेना है और जो घी बचा होगा ना इसी में बेसन की भुनाई भी करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें बचे घी में आपने घी और ऐड कर देना है। आधा कप यहाँ पर मैंने घी ऐड कर दीजिए। वैसे पूरा घी भी लग जाएगा क्योंकि लड्डू बना रहे हैं, इससे जो चीज़ें पड़ती हैं ना घी को ऑब्जॉर्व करने वाली होती हैं। सबसे पहले आपने घी में यहाँ सूजी ऐड कर ली है। सूजी को आपने 2 से 3 मिनट तक एकदम जो है ना लो फ्लेम में पका लेना है। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना सूजी को, सूजी बेसन के साथ ही भुनेगी तो थोड़ा पका लेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर निकल आएगा। अब मैंने यहाँ पर घी में तो जो पहले 1 कप ऐड कर दिया है, जितना घी था ना उसी के साथ जो बचा हुआ बेसन है ना वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो मेजरमेंट आपने की थी, 1 कप आपने घी लेना है, 2 कप आपने बेसन के ऐड करना है और 1/4 कप आपने इसमें सूजी ऐड की है। तो इस बेसन को भी मैंने अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आपने घी को
एकदम ही डाल देना है सारा इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा कर कर नहीं डालना। ज़्यादा घी पहले ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से एक बेसन की जो है भुनाई हो जाए, बेसन भी आपका जल्दी से पक जाएगा, उससे कच्चा रहने के चांस नहीं रहते। तो घी को मैंने अच्छी तरह से देखिए बेसन के साथ यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब आपने गैस को लो, जो फ्लेम थी ना उसको मीडियम रखनी है। 9 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आपने बेसन को यहाँ पे पकने देना है। ज़्यादा आपने तेज़ गैस में नहीं पकाना, तेज़ गैस में पकाएंगे तो क्या होगा, उसका कलर अलग सा आ जाएगा। तो ये देखिए गैस फ्लेम आप देख लीजिए, इस तरह से आराम से बेसन को यहाँ पर पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ओके, देखिए बेसन इस तरह से ना फूलना शुरू हो गया है। अब लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें अपने हल्का सा पानी डालना है। पानी डालने से क्या होगा, जो इसमें दाना बनेगा ना वो आपको जो लड्डू है वो दानेदार बनेंगे। तो ये देखिए हल्का सा पानी डाल के ना बेसन को मैंने थोड़ी देर और पका लिया, और यहाँ पर देखिए मुझे टोटल 10 मिनट हो चुके हैं बेसन को पकाते हुए। और यहाँ पर कलर ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ चुका है, बेसन अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर दीजिए और बेसन को आपने ना ठंडा होने देना है। तो इस तरह से अच्छा कलर आने तक बेसन को आपने भून लेना है। अब आपने इसमें एक बाउल में डाल लेना है, या प्रांत में भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कढ़ाई में छोड़ेंगे तो कढ़ाई तो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी, तो इसको जो है ना अपने कुकिंग प्रोसेस रोकना है, तो दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। अब जो आपने क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट लिए थे, काजू बादाम जो भी लिए थे, इनको या तो ग्राइंड कर लेना है या चाकू की सहायता से आपने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है बारीक बारीक। तो थोड़ा क्रश रखने के लिए लड्डू के अंदर, तो आप इस तरह से चॉप करके फिर आपने बूरा चीनी लेनी है। ठीक है, लड्डू बनाने के लिए जो हलवाई लोग लेते हैं तो मार्केट में इजीली मिल जाती है, चीनी बूरा के नाम से ही मिलेगी। जो बनता तो चीनी से ही है, बट चीनी को ना पका के इसको ड्राई किया जाता है। ये चीनी बूरा आपने यूज़ करना है 1 कप भर के ना, दूसरा कप मैंने 1/4 यूज़ किया है। तो आप चीनी कम खाते हैं तो 1 कप से ही आप ये लड्डू बना सकते हैं। देखिए ड्राई नट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपने अब यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर इसमें डाला है ताकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। काजू और इलायची पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो गुनगुना हो जाएगा तो आपने मिक्सचर, तो आपने इसके अंदर ना चीनी का बूरा ऐड कर देना है। गरम गरम मिक्सचर के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो चीनी है ना मेल्ट होना शुरू कर देगी। तो ये देखिए मैंने चीनी का बूरा जो है ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, उससे ना बहुत ही बेस्ट और बढ़िया टेस्ट आता है। आपके जो लड्डू है ना एकदम कुरकुरे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए चीनी बूरा को मैंने अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लिया है। क्वांटिटी भी कितनी सारी हो चुकी है, इससे आपके 12 से 15 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना कोकोनट बुरादा ऐड करेंगे। तो कोकोनट बुरादा से ना जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा, और इससे जो आपके लड्डू है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और कुरकुरे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो कोकोनट बुरादा ऐड करने के बाद ये जो लड्डू के गोल गोल शेप बनाकर इसको अच्छे से हमने इसकी शेप देकर इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, अब आप इसे खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।